विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना जो बीए पार्ट तृतीय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसमें जो सेकंड प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसमें मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध किन किन दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था और शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी, शीत युद्ध के साधन क्या थे। अब आज के व्याख्यान में विद्यार्थियों, मैं आपके सामने शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया और शीत युद्ध के उदित होने के पीछे कौन कौन से कारण रहे, आज के व्याख्यान में मैं इन सब बिंदुओं पर आपके समक्ष चर्चा करूंगी। तो शीत युद्ध का जो सबसे प्रमुख और जो पहला कारण माना जाता है वो है ऐतिहासिक कारण। तो ये माना जाता है कि शीत युद्ध के बीच इतिहास में ही छिपे हुए थे। जैसा कि आप सबको विदित है, रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जैसे ही 1917 में बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में हुई, तभी से पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास करने लगे थे, क्योंकि साम्यवाद कैसा आंदोलन था, एक विश्वव्यापी आंदोलन था और साम्यवाद का अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना करना था। और यही कारण रहा कि ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में ही सोवियत संघ को मान्यता दी, जबकि विश्व पटल पर सोवियत संघ का अस्तित्व बोल्शेविक क्रांति से 1917 में ही प्रारंभ हो चुका था। इसलिए पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक शंका की दृष्टि से देखते थे और इसलिए पश्चिम देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। अब दूसरा जो शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को जनधन की बहुत अधिक क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा हुआ दबाव कम हो सके। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस सोवियत नेता स्टालिन के प्रस्ताव को टालते रहे। तो सोवियत इतिहासकारों को लगा कि द्वितीय मोर्चे को टालने का प्रश्न का उद्देश्य यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन की ये योजनाबद्ध नीति है जिससे कि नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसलिए स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को समाप्त होते हुए देखने की है। जो शीत युद्ध का तृतीय कारण माना जाता है वो युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के पश्चात कौन से उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में क्या अंतर था। अमेरिका और सोवियत संघ के अलग अलग उद्देश्य थे, क्योंकि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो जो पश्चिमी देशों का मानना था कि यदि जर्मनी की पराजय हो जाती है तो सोवियत संघ क्या होगा, अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यकता है कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र चुनाव कराने आवश्यक थे। और इसीलिए स्टालिन ने इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारों को ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें माना। और जो शीत युद्ध का कारण माना जाता है वो सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है। तो 1945 में याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था, याल्टा से अमेरिका में है। इस सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, जैसे कि पोलैंड में सोवियत संघ ने लुब्निन शासन की स्थापना की और इसे सोवियत संघ का संरक्षण प्राप्त था। तो पश्चिमी देशों में लंदन शासन की स्थापना की गई थी, जिसे पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। तो यह तय किया गया था कि लुब्निन शासन और लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना या शासन की स्थापना की जाएगी। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध दिखाई देने लगा तो स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया।
उसने क्या किया, अमेरिकी और जो ब्रिटिश पर्यवेक्षक थे उनको तो पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपने संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का भी प्रयास किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते और याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और सोवियत संघ समर्थक सरकार स्थापित कर दी। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में जो हिचकिचाहट उसने दिखाई, उससे भी पश्चिमी राष्ट्रों के मन में सोवियत संघ के प्रति संदेह बढ़ा और मंचूरिया स्थित जब सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को वहां प्रवेश नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाई से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा और सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का उल्लंघन किया। ये भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है। जैसा कि सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे उनकी पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत ये निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया में क्या कर लिया जाएगा, प्रभाव स्वीकार कर लिया जाएगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव बराबर माना गया, लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहाँ सरबराह की तानाशाही स्थापित कर दी गई। इससे पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। इसी तरह ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को नहीं हटाया। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन के सहमति सूत्र ईरान पर अधिकार जमा लिया था, लेकिन जैसा युद्ध समाप्त हुआ तो एंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब हस्तक्षेप किया, दबाव डाला, तभी सोवियत संघ ने वहाँ से बाद में अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिम देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। तो विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में मैं आपको शीत युद्ध के और भी कौन कौन से कारण है उस पर अपना विवेचन व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।